हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। आज इस वीडियो में हम लोग मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने कुछ एमसीक्यूज देखा था मस्कुलर सिस्टम के ऊपर। पार्ट 2 में भी हम लोग मस्कुलर सिस्टम के ऊपर ही एमसीक्यूज को देखेंगे और इस पार्ट के साथ हमारा मस्कुलर सिस्टम खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगले 2 पार्ट्स में हम लोग एमसीक्यूज देखेंगे स्केलेटल सिस्टम के ऊपर। तो पार्ट 1 को चाहे इस सीरीज के अंदर मैंने जो भी अब तक वीडियोज अपलोड किए हैं, अगर आप उन सभी को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। पार्ट 1 में मैंने आपसे कहा था कि जो मसल सेल होते हैं उसे हम लोग मसल फाइबर कहते हैं, क्योंकि मसल सेल ये 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, इवन 40 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। तो लंबाई अधिक होने के कारण हम लोग मसल सेल को मसल फाइबर भी बोलते हैं और मसल सेल को आप मायोसाइट भी बोल सकते हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि जो मसल फाइबर होते हैं उसके सेल मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहते हैं, मसल फाइबर के साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहते हैं, मसल फाइबर के माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम कहते हैं और मसल सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो ये सारी बातें तो मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था। हम लोग 29 तक एमसीक्यूज कवर कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 30 से। तो आज की इस वीडियो का पहला सवाल है हमारा कि मायोब्लास्ट क्या है। मायोब्लास्ट ये सेल है, ये वो सेल है जो हमारे बॉडी के अंदर स्केलेटल मसल का निर्माण करती है। मायोब्लास्ट मसल फॉर्मिंग सेल है, यानी कि मायोब्लास्ट जो सेल है ये पहले मसल फाइबर बनाते हैं, फिर मसल फाइबर से मसल बंडल बनता है, फिर बहुत सारे मसल बंडल मिल करके मसल्स बना देते हैं। तो हम ये बोलेंगे कि मायोब्लास्ट ये मसल बनाने वाले सेल है, पेशी का निर्माण करने वाले कोशिकाएं हैं। लेकिन ये मायोब्लास्ट हमारे एम्ब्रियो में होता है। जब हम गर्भाशय में होते हैं, जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, तब हमारे अंदर मायोब्लास्ट सेल्स होते हैं। जन्म के बाद ये मायोब्लास्ट नहीं के बराबर हमारे बॉडी में होते हैं। तो ये क्या है? मसल फाइबर फॉर्मिंग सेल, यानी कि मसल फाइबर से ही मसल बनता है ना, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि मसल फाइबर फॉर्मिंग सेल। आप ये भी बोल सकते हो कि मसल फॉर्मिंग सेल भी बोल सकते हो, या फिर मसल फाइबर फॉर्मिंग सेल बोल दो। इस पिक्चर के माध्यम से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग बात कर रहे हैं कि स्केलेटल मसल कैसे डेवलप हुआ हमारे बॉडी के अंदर। तो जब हम एक एम्ब्रियो थे तो हमारे एम्ब्रियो में बहुत सारे मायोब्लास्ट थे और कई सारे मायोब्लास्ट आपस में मिल करके एक मसल फाइबर का निर्माण करते हैं। ध्यान से सुनिए, कई सारे मायोब्लास्ट मिल करके एक मसल फाइबर का निर्माण करते हैं। याद करो, मैंने आपसे कहा था कि मसल फाइबर के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। स्केलेटल मसल के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्केलेटल मसल ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि एक मसल फाइबर के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। इसका कारण यही है क्योंकि एक मसल फाइबर एक से अधिक मायोब्लास्ट से मिलकर के बने होते हैं और हर मायोब्लास्ट सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, तो एक मसल फाइबर के अंदर एक से अधिक न्यूक्लियस हो जाएगा। और फिर बहुत सारे मसल फाइबर्स मिलकर के मसल बंडल बनाते हैं, फिर बहुत सारे मसल बंडल्स मिल करके मसल्स बना देते हैं। यहाँ आप देख सकते हो, मसल फाइबर मिल करके मसल बंडल बनाए। एक बंडल, 2 बंडल, 3, 4, 5, 6, यहाँ 6 बंडल्स आपको दिख रही है और ये 6 बंडल्स मिल करके आपका एक मसल तैयार हो जाता है। तो अब याद रखेंगे कि मायोब्लास्ट क्या है। ये एक एम्ब्रियो के अंदर मसल बनाने वाली कोशिका है। अब इस फ्लो चार्ट के माध्यम से भी समझिए, मैंने आपसे कहा कि मायोब्लास्ट ये एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं, यानी कि एम्ब्रियो में पाए जाने वाले सेल्स होते हैं जो आगे चल करके मसल का निर्माण करते हैं। बहुत सारे मायोब्लास्ट्स मिल करके एक मसल फाइबर का निर्माण करते हैं, फिर बहुत सारे मसल फाइबर्स मिल करके मसल बंडल का निर्माण करते हैं और बहुत सारे मसल बंडल्स मिल करके स्केलेटल मसल का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से जो स्केलेटल मसल है वो तैयार हो जाती है। अब देखो, हम लोग झांक कर देखते हैं मसल फाइबर के अंदर। मसल फाइबर के अंदर सार्कोप्लाज्म है। उस सार्कोप्लाज्म में मायोफाइब्रिल्स पाया जाता है और एक मायोफाइब्रिल्स के अंदर मायोफिलामेंट, कई सारे मायोफिलामेंट्स होते हैं। बट मायोफिलामेंट्स ये 2 ही तरह के होते हैं, एक होता है थिन फिलामेंट और एक होता है थिक फिलामेंट। थिन फिलामेंट में एक्टिन नाम का प्रोटीन होता है, इसीलिए इसे हम एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं। और थिक फिलामेंट में मायोसिन नाम का प्रोटीन होता है, इसीलिए इसे मायोसिन फिलामेंट भी कहते हैं। आप इस पिक्चर को देखो, मैंने एक स्केलेटल मसल फाइबर को दिखाया है। आप इसमें 2 तरह के लाइंस को देख पा रहे होंगे, एक जो कि ग्रीन कलर का है, दूसरा जो कि पर्पल कलर का है। जो ग्रीन कलर का लाइंस आपको दिख रहा है ये है थिक फिलामेंट, यानी कि मायोसिन फिलामेंट, और जो पर्पल कलर का लाइन है
वो है थिन फिलामेंट यानी कि एक्टिन फिलामेंट। तो इसी तरह से कुछ अरेंजमेंट होता है, मैंने यहाँ एक छोटा सा पार्ट लेकर के आपको दिखाया है। और इसी सार्कोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कई सारे न्यूक्लियस होते हैं, और भी जो सेल के ऑर्गेनेली होते हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं। अब इस पिक्चर को देखो, ये है हड्डी, बोन, और ये है टेंडन। टेंडन मैंने आपको बताया था कि ये कनेक्टिव टिश्यू है जो मसल और बोन को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद देखो, ये एक पूरा कंप्लीट मसल है, लेकिन एक कंप्लीट मसल को, एक कंप्लीट स्केलेटल मसल को, अब ये मसल हड्डी से जुड़ी हुई है तो आप समझ जाना कि एक स्केलेटल मसल है। तो जब स्केलेटल मसल को काटा गया तो आपको यहाँ देखो बंडल्स नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, और एक बंडल को बाहर निकाल करके दिखाया गया है। अब इस एक बंडल के अंदर झांक कर देखने पर यह पता चला कि इसमें बहुत सारे मसल फाइबर्स हैं, जिसमें से एक मसल फाइबर आपको निकाल करके दिखाया गया है। और मसल फाइबर के अंदर मैंने आपको बताया मायोफाइब्रिल्स होते हैं। एक मायोफाइब्रिल के अंदर बहुत सारे मायोफिलामेंट्स होते हैं। तो ये सब हम लोगों ने अभी फ्लो चार्ट में देखा था पिछले स्लाइड में। देखो, एक मसल फाइबर के अंदर आपको मायोफाइब्रिल दिखाया गया है। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप याद रख सकते हो। मसल्स बनते हैं बहुत सारे मसल बंडल से। एक मसल बंडल्स के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं, एक मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स होते हैं, एक मायोफाइब्रिल के अंदर बहुत सारे मायोफिलामेंट्स होते हैं। मायोफिलामेंट्स दो तरह के होते हैं, थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट, यानी कि एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट। उसके बाद देखिए, जो मसल फाइबर होता है उसको कवर करने के लिए बाहर में एक लेयर होती है। मसल फाइबर को कवर करने के लिए बाहर से एक लेयर होती है जिसे हम लोग एंडोमाइसियम बोलते हैं, एंडोमाइसियम कहेंगे। उसके बाद अब बहुत सारे मसल फाइबर्स मिल करके एक बंडल का निर्माण कर लिया। तो अब उस एक बंडल को कवर करने के लिए एक लेयर होती है जिसे हम लोग पेरीमाइसियम कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। मसल फाइबर को कवर करने वाली लेयर एंडोमाइसियम, मसल बंडल को कवर करने वाली लेयर पेरीमाइसियम। और बहुत सारे मसल बंडल्स जब मिल करके एक पूरा कंप्लीट मसल को तैयार कर लेंगे, तब उस मसल को, उस स्केलेटल मसल को कवर करने वाली जो सबसे बाहर में लेयर होती है उसे हम लोग एपीमाइसियम बोलते हैं। तो तीनों लेयर्स के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। अब इस पिक्चर से मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ, यहाँ से आप और अच्छे से समझ जाओगे। देखो, ये है बीड़ी, बीड़ी का पैकेट है, बीड़ी का बंडल है। यहाँ पर देखो एक बीड़ी यानी कि एक मसल फाइबर, ये दूसरा बीड़ी यानी कि दूसरा मसल फाइबर। अब ये बहुत सारे बीड़ियाँ मिल करके एक बंडल का निर्माण कर लिया। जैसे मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारे मसल फाइबर्स मिल करके एक बंडल बना लेते हैं, वैसे ही बहुत सारे बीड़ी मिल करके एक बंडल का निर्माण कर लिए, है ना ये। फिर यहाँ देखो, इस बंडल को कवर करने के लिए यहाँ पर एक कागज लपेटा गया है, एक रैपर है ये कागज। तो हमारे मसल फाइबर के केस में मैंने आपको क्या बताया कि मसल बंडल को कवर करने वाली जो लेयर होती है वो है पेरीमाइसियम। तो ये जो कागज है आप इसको यहाँ पर पेरीमाइसियम समझ सकते हो। अब देखो, कई सारे मसल बंडल्स दिख रहे हैं आपको, कई सारे मसल बंडल्स मिल करके ये देखो एक कंप्लीट मसल बना लिए। और फिर इसको भी एक रैपर से रैप किया गया है, कागज से रैप किया गया है। तो यहाँ पर इस कागज को आप ये मान सकते हो कि ये है एपीमाइसियम, यानी कि स्केलेटल मसल को बाहर से कवर करने वाली लेयर एपीमाइसियम। जिसे हमने मसल फाइबर कहा, यहाँ पर कोई कागज नहीं लपेटा गया है, बट आप ध्यान रखेंगे कि मसल फाइबर को कवर करने वाली लेयर एंडोमाइसियम होती है। तो आई होप आपको अच्छे से आप समझ में आ चुका होगा। अब क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। हमारी जो स्केलेटल मसल है, हमारी जो स्केलेटल मसल बंडल है वो बनी होती है। तो हमारी जो स्केलेटल मसल बंडल है वो बहुत सारे मसल फाइबर से मिलकर बने होते हैं। तो ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, हमारे बॉडी में हर ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल यानी जो भी संगठित कंकाल पेशी है वो कई डैश की बनी होती है। मसल बंडल बनी होती है मसल फाइबर से, और एक स्केलेटल मसल बनी होती है मसल बंडल से। तो मसल बंडल्स यहां पर हो जाएगा बी। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन है जो मसल फाइबर के सार्कोप्लाज्म में प्रेजेंट है, उपस्थित होता है। मसल फाइबर के सार्कोप्लाज्म में मैंने आपको बताया कि बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स होते हैं, और उन बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स में बहुत सारे मायोफिलामेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर हमसे मसल फाइबर के सार्कोप्लाज्म में पूछा गया है, तो यहाँ पर मायोफाइब्रिल हो जाएगा। ए हमारा राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, मायोफाइब्रिल में पाए जाने वाले प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स जो कि मायोफाइब्रिल में पाया जाता है।
तो मायोफाइब्रिल में मैंने आपको बताया कि दो तरह के फिलामेंट्स होते हैं, थिक फिलामेंट जिसमें कि मायोसिन प्रोटीन होता है और थिन फिलामेंट जिसमें कि एक्टिन प्रोटीन होता है। तो यहाँ पर मायोसिन और एक्टिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी इसका सही जवाब। अब देखो, सिर्फ एक्टिन और मायोसिन ही नहीं, कई सारे प्रोटीन्स होते हैं मायोफाइब्रिल के अंदर, लेकिन आपको मेनली ये सारे प्रोटीन्स ध्यान में रखने हैं। मायोसिन और एक्टिन मैंने आपको बताया, उसके बाद एक्टिन फिलामेंट जो मैंने आपको बताया, जिसे हम लोग थिन फिलामेंट भी बोलते हैं। तो इस एक्टिन फिलामेंट के साथ दो और भी प्रोटीन्स होते हैं, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन, यानी कि एक थिन फिलामेंट में एक्टिन प्रोटीन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन, ये तीन प्रोटीन्स होते हैं। उसके बाद मायोफाइब्रिल में एक और प्रोटीन होता है टाइटिन। ये टाइटिन हमारे मसल का सबसे भारी प्रोटीन है, हमारे मसल में सबसे भारी प्रोटीन है टाइटिन। और हमारे पेशी के संकुचन के लिए, मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो प्रोटीन्स जिम्मेवार होते हैं वो है मायोसिन और एक्टिन। अगला सवाल है, हमारे स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन का जो फंक्शनल यूनिट है उसे क्या कहते हैं? हमारे कंकाल पेशी के संकुचन के लिए कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं सार्कोमियर। आप इस टर्म को ध्यान में रखो कि सार्कोमियर फंक्शनल यूनिट है मसल, स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। सार्कोमियर क्या है, इसे समझने के लिए हमें डीप में जाना पड़ेगा, बट हमारे लिए उतना डीप में जाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, इसलिए आप बस इस टर्म को ध्यान में रखो। जो मैंने आपको मायोफाइब्रिल बताया कि मसल फाइबर के अंदर सार्कोप्लाज्म में मायोफाइब्रिल्स होते हैं, तो एक मायोफाइब्रिल को अगर हम उठाएं तो उसमें एक पर्टिकुलर एरिया होता है, एक खास तरह का क्षेत्र होता है, या फिर आप दूरी बोल दो, डिस्टेंस बोल दो, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है जिसे हम लोग सार्कोमियर कहते हैं। यहाँ देखो, मैं आपको बताता हूँ सार्कोमियर क्या है। देखो, आपको ये जो पिक्चर दिखाया गया है, ये मैंने पार्ट 1 में भी दिखाया था आपको, ये एक मसल फाइबर है। मसल फाइबर सिलेंड्रिकल होता है, स्केलेटल मसल फाइबर सिलेंड्रिकल होता है। तो एक मसल फाइबर के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, क्योंकि स्केलेटल मसल मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो एक मसल फाइबर के अंदर मैंने आपको बताया कि बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स होते हैं। तो देखो, बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स में एक मायोफाइब्रिल को बाहर निकाल करके दिखाया गया है और फिर इसको बड़ा पिक्चर करके दिखाया गया है जूम करके। अब एक मायोफाइब्रिल के अंदर बहुत सारे मायोफिलामेंट्स होते हैं। तो आप यहाँ पर देखो, लाइंस आपको दिख रही है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे बहुत सारे लाइंस हैं। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट। तो बहुत सारे थिन फिलामेंट्स हैं, बहुत सारे थिक फिलामेंट्स हैं। मायोफाइब्रिल में देखो, यहाँ है जेड डिस्क, यहाँ पर भी है जेड डिस्क। तो इस तरह के कई सारे जेड डिस्क होते हैं। इन जेड डिस्क को हम लोग जेड लाइन भी बोलते हैं। तो हर दो जेड लाइंस के बीच के एरिया को, या फिर हर दो जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को हम लोग सार्कोमियर कहते हैं। और यही है स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए फंक्शनल यूनिट। अगला सवाल देखिए, प्रोटीन्स या फिर प्रोटीन जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो ये मैंने आपको दो प्रोटीन्स बताया, एक्टिन और मायोसिन। डी हमारा राइट आंसर। अगला सवाल है, प्रोटीन जो उपस्थित होता है, जो प्रेजेंट होता है मायोफाइब्रिल में एक्टिन के साथ। तो एक्टिन प्रोटीन के साथ मायोफाइब्रिल में और कौन से प्रोटीन होते हैं? दो प्रोटीन मैंने आपको बताया, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन। तो यहाँ पर सी हमारा सही जवाब। और टाइटिन के बारे में मैंने आपको बताया, ये हमारे मसल के अंदर हैवीएस्ट प्रोटीन है, सबसे भारी प्रोटीन है, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा है। हमारे मसल में हैवीएस्ट प्रोटीन ये है टाइटिन। टाइटिन प्रोटीन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, ये बाकी सारे प्रोटीन्स जो कि मसल में पाए जाते हैं उन सब में अधिक होता है। अगला सवाल देखिए, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ये रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? हमारी जो स्केलेटल मसल्स है वो किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करती है, किस तरह से रिलैक्स करती है। इन पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए एक थ्योरी होता है, एक सिद्धांत होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सर्पितंतु सिद्धांत, यानी कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। यानी कि ये है हमारा ए जवाब, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। अगला सवाल देखिए, हमारे मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए इनमें से कौन से आयन आवश्यक है, जरूरी है? हमारे स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो आयन्स जरूरी है वो है कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन। अगला सवाल है, मसल कंटेन करता है, यानी मसल के पास होता है एक रेड कलर का ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट, उसे क्या कहते हैं? हमारे मसल के अंदर जो मसल फाइबर्स होते हैं और उस मसल फाइबर में जो सार्कोप्लाज्म होता है उसमें पाया जाता है एक रेड कलर का पिगमेंट, जिसका काम है ऑक्सीजन को स्टोर करके रखना, यानी ऑक्सीजन को अपने पास पकड़ के रखना
जरूरत पड़ने पर उसी ऑक्सीजन को ये माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है। किस लिए? एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए, ऊर्जा के उत्पादन के लिए। तो इस रेड कलर के ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट को हम लोग मायोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन आप जानते हो हमारे ब्लड में होता है, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। मायोग्लोबिन ये ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम करता है। अगला सवाल देखिए, रेड मसल से रिलेटेड कौन गलत है? इन चार में से कौन गलत है? मैंने अभी आपको बताया कि मसल में, हमारे स्केलेटल मसल में होते हैं रेड कलर का ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट, जिसे हम लोग मायोग्लोबिन बोलते हैं। अब मान लो मसल में ये जो रेड कलर का पिगमेंट है मायोग्लोबिन, उसकी संख्या अधिक है या फिर उसकी मात्रा अधिक है, तब क्या होगा? क्या वो मसल हमें रेड दिखने वाली है? बिल्कुल, क्योंकि ये रेड कलर का पिगमेंट है तो ये रेड कलर देगा। तो ये क्लियर हो गया कि रेड मसल में मायोग्लोबिन की संख्या या फिर मायोग्लोबिन की मात्रा ये अधिक होने वाली है। तो इस प्रकार हमारा ए सही हो जाएगा। अब ज़्यादा मायोग्लोबिन तो ज़्यादा ऑक्सीजन स्टोर किया गया होगा, क्योंकि मायोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को स्टोर करने का। तो जितने ज़्यादा मायोग्लोबिन उतने ही ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन, यानी जो रेड मसल है इसके पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है। इस प्रकार हम ये बोल सकते हैं कि ये एक एरोबिक मसल है। जो रेड मसल्स होते हैं वो एरोबिक मसल्स होते हैं, यानी कि उनमें ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त है। उसके बाद अगर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को स्टोर करके रखा गया है तो इस ऑक्सीजन को यूज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया भी होना चाहिए। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो गया कि इन मसल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी अधिक होने वाली है। तो इस प्रकार हमारा बी भी सही हो जाएगा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। सी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो ये सारी बातें हैं रेड मसल के बारे में। अब व्हाइट मसल के बारे में बताना है कि इनमें से कौन गलत है। यहाँ ठीक उल्टा हो जाएगा। व्हाइट मसल में मायोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, तो यहाँ पर बी हमारा सही हो जाएगा। अब मायोग्लोबिन की मात्रा कम है, यानी ऑक्सीजन को कम से कम स्टोर किया गया है यहाँ पे, तो इस मसल को हम लोग बोलेंगे एनारोबिक, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की कमी है। तो यहाँ पर डी हमारा सही हो जाएगा। इसे हम अवायवीय पेशी भी कहते हैं, यानी कि एनारोबिक मसल भी कहते हैं। अगर ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर कम है तो आप ही बताओ माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या यहाँ पर अधिक होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? डेफिनेटली कम होनी चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या वहाँ पर ज़्यादा होनी चाहिए जहाँ पर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का प्रोडक्शन कर पाए। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है, तो यहाँ पर सी हमारा सही है। ए हमारा रॉन्ग है। यहाँ लिखा हुआ इसमें मायोग्लोबिन की मात्रा अधिक होती है, तो मायोग्लोबिन की मात्रा अधिक होती है रेड मसल में, व्हाइट मसल में नहीं। अब ये सवाल तो मैं आपको इसी सीरीज में बता चुका हूँ पहले भी, प्रीवियस चैप्टर में। कौन से अम्ल के इकट्ठा हो जाने के कारण, जमा हो जाने के कारण हमारे मसल में मसल फटीग होता है, यानी कि हमारी पेशियां थक जाती है। जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, ज़्यादा भागदौड़ कर लेते हैं, तो जो हमारी मसल्स होती हैं वो थक जाती है, क्योंकि लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है, लैक्टिक अम्ल के एकत्रित हो जाने से। अगला सवाल है, हमारे बॉडी में स्मॉलेस्ट मसल, सबसे छोटी पेशी कौन सी है? ये हमारे मिडिल ईयर में, मध्य कर्ण में उपस्थित है। स्टेपेडियस इस मसल का नाम है। अगला सवाल है, हमारे बॉडी में लार्जेस्ट मसल कौन सी है, सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? ये आप देखो रेड कलर का देख रहे हो यहाँ पे, ये है ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, ग्लूटियस मैक्सिमस हमारे बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट मसल है। अगला सवाल देखो, हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर लॉन्गेस्ट मसल कौन सी है, सबसे लंबी पेशी कौन सी है? ये है सर्टोरियस। यहाँ पिक्चर देख सकते हो आप, रेड कलर का जो दिखाया गया है, सर्टोरियस। नेक्स्ट है हमारा, हम ह्यूमन बॉडी के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट मसल यानी सबसे मजबूत पेशी कौन सी है? तो सबसे मजबूत पेशी है जॉ मसल, जिसे हम लोग मास्टेटर भी बोलते हैं। तो डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टेपेडियस सबसे छोटी पेशी, सर्टोरियस सबसे लंबी पेशी, और ग्लूटियस मैक्सिमस यानी कि नितंब की पेशी ये सबसे बड़ी पेशी, और जॉ मसल, मास्टेटर ये सबसे मजबूत पेशी। अगला सवाल है, हमारे बॉडी के अंदर टोटल मसल्स कितने होते हैं? टोटल मसल्स की संख्या कितनी होती है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, 639। अगला सवाल देखिए, स्केलेटल मसल को एनक्लोज करने वाली जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं? मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ये कहा कि जो मसल फाइबर को कवर करने वाली लेयर होती है उसे हम लोग
एंडोमाइसियम बोलते हैं। एंडो यानी कि सबसे अंदर वाला। उसके बाद मसल बंडल को कवर करने वाली लेयर पेरीमाइसियम, बीच वाला, और मसल को कवर करने वाली लेयर एपीमाइसियम। तो एपीमाइसियम ये सबसे बाहर में हो गया, क्योंकि हमारे मसल को कवर कर रही है ना ये लेयर, तो सबसे बाहर हो गया। उसके बाद मसल बंडल्स होते हैं, यानी कि बीच में पेरीमाइसियम और उसके अंदर मसल फाइबर होते हैं। तो सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो है एंडोमाइसियम। तो यहाँ पर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एपीमाइसियम, क्योंकि हमसे स्केलेटल मसल को कवर करने वाली लेयर के बारे में पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, ह्यूमन बॉडी में टंग डैश मसल है। ह्यूमन बॉडी में टंग एक स्केलेटल मसल है। टंग को हम अपनी अनुसार मूवमेंट करवाते हैं, ये एक स्केलेटल मसल है। अगला सवाल देखिए, इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सी मसल है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो दोनों एंड्स से बोन से कनेक्टेड नहीं है। हमारे स्केलेटल मसल जितने भी हैं बॉडी के अंदर, वो सभी अपने दोनों एंड्स से बोन से अटैच होते हैं, लेकिन एकमात्र स्केलेटल मसल है हमारे बॉडी के अंदर जो दोनों एंड से अटैच नहीं है, केवल एक ही एंड से अटैच है, और ये है टंग। टंग का एक सिरा फ्री होता है और एक अटैच होता है हमारे हायोड बोन से। ये आपके आरआरबी जेई में पूछा गया था सवाल। अगला है टेंडन कनेक्ट करता है। टेंडन ये हमारे मसल और बोन को आपस में कनेक्ट करता है। टेंडन एक कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि संयोजी ऊतक है। मायोसिन और एक्टिन क्या है? मायोसिन और एक्टिन ये मसल प्रोटीन्स हैं। मसल्स के स्टडी को क्या कहते हैं? पेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसे हम लोग मायोलॉजी कहते हैं। अगला सवाल देखिए, राइगर मोर्टिस क्या है? आपको पता होगा जब कोई व्यक्ति मर जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तब उसका डेड बॉडी अकड़ जाता है, ऐंठ जाता है। डेड बॉडी अकड़ने का मतलब उसके जो मसल्स होते हैं वो अकड़ जाती है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मरने के बाद पेशियों का ऐंठन। हमारे मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी चाहिए और रिलैक्स होने के लिए भी एनर्जी चाहिए। जब कोई व्यक्ति मरता है तब उसका मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, वापस उसको रिलैक्स करने के लिए एनर्जी चाहिए। अब व्यक्ति मर चुका है तो एनर्जी उसे मिलने वाली नहीं है, इसीलिए उसकी जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट ही रह जाती है। इसी से मिलता जुलता एक और टर्म है एल्गोर मोर्टिस। एल्गोर मोर्टिस क्या है? जब कोई व्यक्ति मर जाता है तब उसकी बॉडी ठंडी पड़ जाती है, जो डेड बॉडी होती है वो ठंडी पड़ जाती है। तो मरने के बाद शरीर का ठंडा होना, इसे बोलते हैं एल्गोर मोर्टिस। अगला सवाल है, इनमें से कौन है जो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और यह अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को? देखो, रेलवे जंक्शन का मतलब क्या होता है? रेलवे जंक्शन यानी एक ऐसा स्थान जहां ट्रेनें आकर के मिलती है, रेल्स आकर के मिलती है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का मतलब एक ऐसा स्थान जहां न्यूरॉन्स और मसल्स मिलते हैं। इस पिक्चर को देखो, रेड कलर का जो पार्ट है ये मसल्स है, उसके बाद ये है एक्सॉन एंड बल्ब्स, जो मैंने आपको नर्वस सिस्टम में बताया था। ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, ये न्यूरॉन का पार्ट और ये मसल। तो ये जो स्थान है ये है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये डिसऑर्डर है माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वही हमारे इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करता है। हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम इस जंक्शन को डैमेज करता है और इस बीमारी को हम लोग बोलते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये भी हमारे मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर है। तो ये था हमारा मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम का पार्ट 2 और इसी के साथ हमारा मस्कुलर सिस्टम समाप्त। थैंक यू सो मच, मिलते हैं पार्ट 3 में।